हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट टाइम हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। आज हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, दो टॉपिक स्टडी करेंगे आज हम लोग। एक तो बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, और दूसरा जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्ज सस्पेंडेड थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेटा हम पहला टॉपिक फिनिश करते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ in terms of position vector, in terms of position vector। क्लियर? ये टॉपिक स्टडी करते हैं यार, बहुत मजे आएंगे सर। इसके बाद वाला टॉपिक अपने आप में काफी कुछ सिखाता है हमें, ये भी बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, ऐसे नहीं इसको निगलेक्ट मार दें सर, बाद वाला पहले पढ़ लेते हैं। चलिए भाई, मजे करेंगे यार इसमें। तो बच्चों ये इसमें वेक्टर फॉर्म में क्या है, डरना नहीं है, इसमें है कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, जैसे 12th में स्टूडेंट डल जाते हैं कि अरे यार ये क्या है वेक्टर फॉर्म। चलिए देखिए ध्यान से बच्चों, एक इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां पे ड्रॉ कर ले रहा हूं बेटा। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। एक चार्ज रखा है बच्चों यहां पर और एक चार्ज रखा है बेटा यहां पर। ठीक है, एक चार्ज यहां, इसका पोजीशन वेक्टर r1, यहां पर चार्ज है q1। एक चार्ज है बच्चों यहां पर, इसका पोजीशन वेक्टर बेटा r2 पोजीशन वेक्टर। क्लियर? चार्ज है बच्चों यहां पर q2। अब क्या होता है कि इनके बीच में जो फोर्स लगता है ऐसे, ये अब देखो यहां पर होगा क्या बेटा, रियलिटी में ये दोनों लाइक चार्ज हैं तो सर लाइक चार्ज तो रिपेल करेंगे, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे। फिलहाल मान रहे हैं सर हम लोग कैसे हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो बेटा ये लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्जेस। यहां पर एक फोर्स लगेगा, इसका नाम क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सही है, ये नेमिंग अरे कोई खास बात नहीं है, आईयूपीएससी नेमिंग नहीं है तो परेशान हो जाओ। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, कौन सी दिक्कत आ गई भाई, समझ लो नाम क्या है बेटा, ये फोर्स ऑन 2। तो हम लोग लिख देते हैं यहां पे, मतलब भी लिख देता हूं बेटा मैं यहां पर, फोर्स 1 2 का क्या मतलब है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। क्लियर? फोर्स 2 1 की वैल्यू का मतलब क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। नाम है बेटा ये, समझ रहे हो क्या है बच्चों, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर? नाम है यार, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बेटा ये जो फोर्स होते हैं हमेशा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। बच्चा ये फोर्स हमेशा कैसे होंगे बताओ, ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ऑलवेज सर ऐसा कभी गलत तो नहीं होगा, कभी नहीं, हमेशा। कैसे? इनकी मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन हमेशा अपोजिट। क्लियर? ये इधर है तो ये इधर है, ये इधर है तो इधर है, अपोजिट। क्लियर? तो दिस कंडीशन फुलफिल हमेशा, ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी बेटा। चलिए अब हम लिख देते हैं सर, फोर्स हम किसी चार्ज पे लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो बेटा अगर मैं यहां पे लिखूं फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फर्स्ट पर फोर्स लिख रहे हैं सेकंड की वजह से, तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग यहां पर,
चलिए देखिए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ध्यान से समझना बेटा क्या लिखेंगे हम लोग, अच्छे से समझना। 1 पर फोर्स लिखना चाह रहे हैं 2 की वजह से, यानी इस चार्ज पार्टिकल पे इसकी वजह से, तो इसका डिस्टेंस देखना पड़ेगा पहले। दिस इज पोजीशन वेक्टर आर। बेटा ये किसका पोजीशन वेक्टर है? 1 का। देखो ध्यान से समझो बच्चा, 1 कितनी दूर है यहां से, आर डिस्टेंस, आर वेक्टर अज्यूम कर लिया कि 1 का डिस्टेंस यहां से कितना है, आर, तो इसको वेक्टर में देखें तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। तो हम क्या लिख रहे हैं बेटा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, सेकंड की वजह से, इसकी वजह से इस पे फोर्स लिख रहे हैं, तो क्या आएगा बेटा, के, कितना आ जाएगा, के Q1 Q2। अब ध्यान से बच्चों, ये डिस्टेंस स्क्वायर और आर कैप, देखो क्या लिखा है मैंने, ध्यान समझो बच्चा। मैंने लिखा है सर 1 पर फोर्स 2 की वजह से, यानी इस चार्ज पर बेटा फोर्स कितना आएगा, इसकी वजह से। तो हम क्या करते हैं रियलिटी में, इसकी वजह से फोर्स देखना चाहते हैं हम लोग इस पर, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। इसकी वजह से इस पे देखना चाह रहे हैं तो यहां से हम इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्जेस, इसको बोलते हैं टारगेट चार्जेस। क्यों? इस पर हम फोर्स लिखना चाह रहे हैं, हमारा टारगेट है, इस पर फोर्स लिखना चाह रहे हैं, इसकी वजह से लिखना चाह रहे हैं, दैट इज सोर्स। तो हम लोग जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ध्यान से समझो बच्चों, वो सोर्स टू टारगेट ड्रॉ करते हैं। क्या? सोर्स टू टारगेट, जिस पे फोर्स लिखना चाह रहे हो, जिसकी वजह से लिखना चाह रहे हो बेटा, जिसकी वजह से लिखना चाह रहे हैं दैट इज सोर्स, और जिस पे लिखना चाह रहे हैं दैट इज टारगेट। जिस पे लिखना चाह रहे हैं इसी पर, तो दैट इज टारगेट। तो हमने क्या किया बेटा, ये फोर्स लिख दिया। तो इस फोर्स की डायरेक्शन, बेटा F12 डायरेक्शन देखो किधर होगी, इस आर वेक्टर के अलोंग। ध्यान समझो, दोबारा समझो बेटा, मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सर हम इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लिखना चाह रहे हैं, इसकी वजह से लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देंगे इस चार्ज पार्टिकल का। ड्रॉ कर दिया सर। तो अब देखो इस फोर्स की डायरेक्शन इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग है या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। तो मैंने इसलिए क्या लगा दिया, इस फोर्स की डायरेक्शन इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग, आर कैप यूज कर दिया यहां पे। बोलो अंडरस्टैंड कर पा रहे हो भाई इसको? बच्चों समझ रहे हो भाई, इस फोर्स की डायरेक्शन बेटा इस आर वेक्टर के अलोंग है, तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लगा दिया, आर कैप। बहुत सिंपल है, समझ रहे हो? सर अब इस वेक्टर को इसको कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कैप को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर अपॉन आर, ऐसे भी तो लिख सकते हम लोग वेक्टर से। तो यहां पर क्या आएगा फाइनली, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना आ जाएगा बच्चों, K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब आर वेक्टर। सही है? ये आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर सोर्स टू, ऐसा लिख दो, सोर्स टू टारगेट चार्ज। आर वेक्टर कैसे ड्रॉ करो बेटा, सोर्स टू टारगेट चार्ज। क्लियर है? सोर्स टू टारगेट चार्ज। ओके, ये आर वेक्टर हमेशा सोर्स टू टारगेट जो चार्ज है उसकी तरफ ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है? अगर हम लोग बेटा वेक्टर डायग्राम से देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, देखो लास्ट में फ्रॉम वेक्टर डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम क्या नजर आ रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, डायग्राम से देखेंगे हम लोग तो क्या नजर आ रहा है, देखो ये R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। अरे बेटा ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर हेड टू टेल है यहां पर, देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर कैसे हेड टू टेल। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या है भाई, R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। तो बच्चा यहां से R वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर? तो फोर्स कितना आ जाएगा बच्चा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना हो जाएगा, K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना, R वेक्टर की वैल्यू क्या पुटअप कर दूं, R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड और इसका होल क्यूब। ठीक है? ये इधर समझ रहे हो ये।
अब बेटा यहां पर आपको देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा, मैं बहुत कुछ टफ नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, ध्यान से समझ लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अब बच्चों हमें ये जो चीजें हैं वेक्टर फॉर्म को कैसे यूज करना हमारे बेसिक लेवल पे वो भी बताऊंगा मैं एग्जांपल के साथ, ठीक है। अभी हम कुछ चीजों को समझ लें। सबसे पहले तो बेटा ये, ठीक है, ये दोनों फोर्स हमेशा आपस में कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। मैग्नीट्यूड हमेशा इनका इक्वल रहेगा और डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगी, ठीक है। अब बच्चों फोर्स ऑन वन लिखना चाहते हैं ड्यू टू टू, सर हम क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट आ जाएगा और आर कैप को बेटा वेक्टर से ऐसे ड्रॉ कर दिया। अभी जो आर वेक्टर का ध्यान रखना आपको, आर वेक्टर हमें कैसे ड्रॉ करना है, सोर्स टू टारगेट, सही है। तो सर हमारा यहां क्या था, Q2 सोर्स था, Q2 क्या बेटा सोर्स, फिलहाल मैं यहां क्या लिख दे रहा हूं इसके अकॉर्डिंग, और ये क्या है टारगेट। सर क्या ये सोर्स और ये टारगेट बन सकता है भाई, जब हम 1 की वजह से 2 पे लिखेंगे तो क्या हो जाए बेटा, 2 टारगेट हो जाए, ये सोर्स हो जाएगा। अभी मैंने क्या लिखा है, इसकी वजह से इस पर बेटा दैट इज सोर्स एंड दिस इज टारगेट। तो आर वेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाएगा, हमेशा सोर्स टू टारगेट। तो सर हम लोग क्या करेंगे, जब आर वेक्टर ड्रॉ करोगे तो क्या कर लेंगे बेटा, सोर्स के पोजीशन टारगेट के पोजीशन वेक्टर में से किसका पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट करना पड़ रहा है, यहां पे देखो टारगेट के पोजीशन वेक्टर में से सोर्स का पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, समझ रहे हो भाई। चलिए एग्जांपल देखते हैं इस पर। अब 2 छोटे एग्जांपल दूंगा बेटा इस कंसेप्ट को समझने के लिए, समझ रहे हो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे भाई, इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चले जाएंगे भाई, फिर हम लोग बहुत ही मजे आएंगे इसके अंदर भाई। चलिए इसको हटा देते हैं यार, इसको हटा देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज। अब एग्जांपल समझाऊंगा, घबराना मत, बहुत इजी चीज है बेटा। 2 चार्जेस के बीच में फोर्स हमेशा कैसा रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, चाहे चार्जेस के नेचर कैसे भी हों। पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, सोर्स टू टारगेट के पोजीशन वेक्टर में से सोर्स का पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट कर दो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं यार, 2 सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल यार, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यार, कोई चार्ज रख देते हैं कहीं पर एक पोजीशन वेक्टर पर, ठीक है। चलिए कोई एक चार्ज रख लेते हैं यार, if charge 2 कूलम, इसके पोजीशन वेक्टर लिख दूं, if charge 2 कूलम is situated at point, कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं बेटा 3, 2, 1 and another charge -4 कूलम is situated at point 0, 1, 0, सही है।
बेटा इसको मैं Q1 बोल दे रहा हूं, ठीक है, और इसको बोल दे रहा हूं Q2, ठीक है। देन फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। समझ रहे हो? चलिए भाई, मामला गंभीर था, स्टार्ट करें यार। सर इनमें से हमें ये आइडेंटिफाई करना कौन सोर्स है बेटा और कौन टारगेट है। किस पे लिख रहे हैं हम लोग फोर्स? देखो, सोर्स और टारगेट पहचानना सीखो, कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। फोर्स ऑन Q1 दैट इज टारगेट, तो ये क्या होना फिर? अंडरस्टूड है, सोर्स होना है। फोर्स हम कैसे लिखते हैं बेटा? टारगेट के पोजीशन में से किसका पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट करते हैं? सोर्स का। तो हम लोग आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा? आर वेक्टर जो ड्रॉ करते हैं सोर्स टू टारगेट, इसके Q1 के पोजीशन में से इसका पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट कर दो, तो बेटा 3 - 0 i कैप प्लस 2 - 1 2 - 1 j कैप प्लस 1 - 0 1 k कैप। किन आगे बच्चों? 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। दिस इज आर वेक्टर। क्लियर? आर वेक्टर आ गया। फोर्स कैसे लिख दें? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कैसे लिखेंगे? k Q1 Q2, तो 4 कूलाम 2 कूलाम। लेकिन ध्यान से बेटा वेक्टर फॉर्म में साइन के साथ वैल्यू पुटअप करनी पड़ती है, समझ लो, वेक्टर फॉर्म में साइन के साथ। तो k 2 कूलाम माइनस 4 कूलाम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, या आर क्यूब लिख दूं यहां पर, आर क्यूब आर वेक्टर। किन आगे बेटा? -8 k डिवाइडेड बाय आर वेक्टर कितना हुआ? 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो बेटा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैग्नीट्यूड 9 + 1 + 1, और इसका भी क्या कर देंगे हम लोग? क्यूब कर देंगे, समझ लो। तो बेटा ये कितना आगे देखो, 1 1 2 11, तो ये हो गया -8k अपॉन रूट ऑफ या 11 की पावर 3/2, और सामने माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां लिख दो, कहीं भी लिख दो, प्लस k कैप। आ गया फोर्स, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो तो कर दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों आर वेक्टर ड्रॉ करना, सोर्स टू टारगेट, सोर्स टू टारगेट। कैसे निकालेंगे सर? टारगेट के पोजीशन वेक्टर में से सोर्स का पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट कर दो। क्लियर? एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं, मतलब जिसकी वैल्यूज वगैरह हमें पता हो थोड़ी बहुत, ठीक है। वैल्यूज तो क्या पता होंगी, ये चलो कोई इसमें क्या है यार, कोई वैल्यू लिख लेते हैं। इफ -3 कूलाम चार्ज, ये कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूं मैं, 3 2 1, -3 कूलाम चार्ज is situated at 3 to 1 and another charge -6 coulomb is situated at 0 1 2, देन बेटा इसको Q2 एज्यूम कर लें और इसको Q1, देन फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। बेटा Q2 पर फोर्स, तो टारगेट कौन है अब? Q2, सोर्स कौन है? Q1। तो आर वेक्टर कैसे ड्रॉ करूंगा सर मैं?
आर वेक्टर ड्रॉ करने का बेटा हम कैसे ड्रॉ करते हैं, टारगेट टू टारगेट के पोजीशन वेक्टर में से सोर्स का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो टारगेट का पोजीशन वेक्टर क्या है, टारगेट कौन है भैया, टारगेट Q2 टारगेट है सर, इसका पोजीशन वेक्टर 0 i कैप, डायरेक्टली लिख दो बेटा मैं इसमें, 0 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो -3 i कैप हो जाएगा, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो -j कैप, 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का k कैप। दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। सर मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, कितना आएगा, -3 का स्क्वायर 9 +1 कितना है बेटा, √11, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 k -3 कूलाम -6 कूलाम डिवाइडेड बाय ये 11 √11 का होल क्यूब और ये वेक्टर -3 i कैप -j कैप प्लस k कैप। अरे कर लोगे जो भी है, ठीक है। तो बेटा इंपॉर्टेंट एक चीज समझ आई, यहां पे एक चीज नोट करके क्या लिखना आपको कि चार्ज के जो साइन वेक्टर फॉर्म में जो चार्ज है ना उनके साइन कंसीडर करने पड़ते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा यहां पर नोट लगा के, वी पुट द वैल्यू ऑफ चार्जेस इन वेक्टर फॉर्म विद साइन के साथ वैल्यू पुटअप करेंगे यार, ठीक है, समझ लो बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब आता बेटा हमारा मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त। चलिए इसको एक बार नोट कर लेते हैं भाई। इसको बच्चों एक बार नोट कर लेते हैं यार। चलिए अब बच्चों हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। बच्चों वेक्टर फॉर्म को यूज करना बहुत आसान है बेटा। पोजीशन आर वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, समझ रहे हो, सोर्स टू टारगेट। टारगेट क्या होता है सर, जिस डेस्टिनेशन जिस पे फोर्स लिख रहे हो, जिसकी वजह से लिख रहे हो, दैट इज सोर्स। चलिए बात करते हैं यार नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। चलिए बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। पॉइंट चार्ज सिस्टम, ओके। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। समझना ध्यान से इस टॉपिक को, सही है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इसमें से, ठीक है।
अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी इस पे, कई चीज़ों पर कई जगह पे इस टॉपिक को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, बाकी टॉपिक्स के साथ। ओके, चलिए देखिए सबसे पहले बेटा हम बात करें कि सर हमने एक इस पॉइंट से स्ट्रिंग्स की थ्रेड की हेल्प से दो चार्ज बॉडी को ऐसे अटैच कर रखा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, ऐसे अटैच कर रखा है दो चार्ज्ड पार्टिकल्स को, ठीक है, एक चार्ज बॉडी यहां पर है पॉइंट लाइक और एक यहां पर है, क्लियर। अब हमें अगर बात करें सर हम लोग इक्विलिब्रियम की, एंगल है बाय द वे ये थीटा, समझ लो, थीटा 1 बोल दे रहा हूं और ये एंगल बोल दे रहा हूं थीटा 2। इस बॉडी पर चार्ज Q1, इस बॉडी पर चार्ज Q1, मास M1, मास M2, चार्ज Q2, सही है। इनके बीच के गैप की बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। ओके, इस टाइप का एक सिस्टम है सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। बेटा कॉन्सेंट्रेट करना इस टॉपिक पर, कैसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, किस तरीके की चीजों के बारे में हमसे चर्चा की जाती है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले बेटा इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम के लिए बेटा नेट फोर्स क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स क्या आना चाहिए, 0। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स 0। अब यहां पर हम जो इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हैं बेटा, इन डिफरेंट बॉडीज का इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हैं, इस बॉडी का इक्विलिब्रियम, इस बॉडी का इक्विलिब्रियम, तो इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे सर, एक तो लग रहा होगा बच्चा इस पर mg, तो हम बोल सकते हैं यार, अगर जनरल मान के चलो कि इसका मास m है, जनरली mg, और इधर क्या आएगा बेटा टेंशन, और इधर क्या आएगा इनके बीच में भाई रिपेल हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। अब ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, यानी कि बेटा यहां पे हम क्या लिख देंगे, Fe प्लस टेंशन प्लस mg, नेट फोर्स क्या आना चाहिए, 0। समझ लो, यही तो है, इंपॉर्टेंट है बहुत, मैं बता रहा हूं बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे पुटअप होते हैं, आप देखना कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहां से डेवलप किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब सबसे पहले बेटा हम लोग इन थीटा 1 थीटा 2 पे कमेंट करेंगे, क्या कमेंट करेंगे देखिएगा ध्यान से यहां से, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना भाई चीजों को। स्टार्ट करते पर लोग कि सर थीटा 1 थीटा 2 के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, तो कुछ सिचुएशन सब मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। क्या, पहली सिचुएशन, इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड M1 इज इक्वल टू M2 ऑल्सो। बेटा दोनों के चार्ज इक्वल हैं, मास M1 और M2 इक्वल हैं, दोनों के चार्जेस भी इक्वल है, मास भी इक्वल है, तो सर थीटा 1 थीटा 2 में क्या रिलेशन आएगा, तो देन थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, दिस रिलेशन, ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा दोनों के बीच में, ठीक है। अगर सर नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें, ये Q1 नॉट इक्वल टू Q2 बट M1 इज इक्वल टू M2, then what's the relation? चार्ज डिफरेंट है, मास अलग अलग, मास कैसे बेटा सेम, तो इस केस में भी थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, इस केस में भी एंगल सेम होंगे, कैसे बताएंगे अभी। अगर बच्चा हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि Q1 नॉट इक्वल टू Q2 एंड M1 ऑल्सो नॉट इक्वल टू M2, बेटा Q1 Q2 इक्वल नहीं है बट M1 M2 भी इक्वल नहीं है, तो क्या होगा यहां पर बच्चों थीटा 1 नॉट इक्वल टू थीटा 2, क्लियर, समझ रहे हो। नेक्स्ट सिचुएशन ऐसे ड्रॉ कर दो कि सर Q1 और Q2 आपस में इक्वल हैं बट एंड M1 नॉट इक्वल टू M2, मास इक्वल नहीं है, तब क्या होगा थीटा 1 नॉट इक्वल टू थीटा 2, सही है। अब एक चीज समझ आ रही है यार यहां पर कि सर Q1 के मान इक्वल हैं या
इक्वल है या अनइक्वल है, कोई फर्क नहीं आ रहा उधर। थीटा को डिसाइड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मास। तो बच्चों यहां पर आप दिमाग में ऐसे बिठा लोगे, मास इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा को कम ज्यादा करने का काम किसका है? मास का। वजह क्या है बताऊंगा, वजह भी बताऊंगा। अगर बेटा मैं यहां पे कुछ सिचुएशन ड्रॉ करूं कि सर यहां पर थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर मान लो जनरल एंगल थीटा यहां पर, तो कैसे निकालेंगे? बॉडी इस तरीके से है बेटा, ये इधर बॉडी, एंगल क्या है? ये थीटा। mg कहां लग रहा है? डाउनवर्ड। टेंशन फोर्स इधर T, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर Fe। अगर बच्चों मैं यहां से बात करूं सर ये एंगल थीटा आएगा तो इक्विलिब्रियम में तो T cos थीटा, और ये क्या आएगा बेटा? T sin थीटा। नेट फोर्स क्या होना चाहिए इस पर? 0 फॉर इक्विलिब्रियम। तो बच्चा क्या लिखेंगे हम लोग? T sin थीटा इज इक्वल टू बेटा T sin थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। T cos थीटा इज इक्वल टू mg। डिवाइड कर दो, रिलेशन में रिलेशन 2 का डिवाइड कर दो बेटा, tan थीटा कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय mg, यानी कि जो थीटा है बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय mg। समझ रहे हो यार? ये आया थीटा। यानी कि बच्चा ये tan थीटा की वैल्यू की बात करें तो tan थीटा के देखो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय mg विच इज इक्वल टू tan थीटा। अब सर एक चीज बताओ कि जो tan थीटा है, जो थीटा वो मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा बेटा। इसलिए डिपेंड नहीं कर रहा कि चाहे चार्ज डिफरेंट हो, इक्वल हो, ये फोर्स हो हमेशा कैसा रहेगा? दोनों के जो फोर्स कैसा रहेगा? फोर्स एक चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, फोर्स दोनों चार्ज पर डिपेंड करता है। फोर्स की जो वैल्यू वो कहां पर डिपेंड करेगी? दोनों चार्जेस पर, ठीक है। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर अगर m बढ़ाओगे, ऐसा देख लो यहां tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय mg। अगर मास ग्रोथ करेगा तो tan थीटा डिक्रीज करेगा, मतलब थीटा डिक्रीज करेगा। यानी जो मास ज्यादा होगा उसकी तरफ एंगल कम होगा भाई। देख लो बेटा, मास ग्रोथ कर रहा है tan थीटा, थीटा ग्रोथ डिक्रीज कर रहा है। मतलब हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि सर अगर m1 ज्यादा है m2 से, देन क्या हो जाएगा? θ1 लेस हो जाएगा θ2 से। समझ रहे हो? मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान सकते हो आप लोग बेटा। tan थीटा के डाउन में m आ रहा है, मतलब मास ग्रोथ तो थीटा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। मास ज्यादा तो उसकी तरफ उस साइड एंगल कम, ठीक है। अगर मैं यहां कुछ सिचुएशन ड्रॉ करूं बेटा इस तरीके से, ये मास, ये इधर बच्चों, ये एंगल दिख रहा है आपको? ये θ1 और ये θ2। चार्ज कितना भी हो इन पर बेटा, मास m1 और ये मास m2, तो यहां पे कौन ग्रेटर है? m1 ग्रेटर देन m2। जो मास ज्यादा होगा उस साइड एंगल कम बनेगा। इसकी वजह ये होती है बेटा, देखो ये mg, m1g और ये डाउन में m2g। एक्चुअल में ये दोनों फोर्स क्या करते हैं? इसको वापस लाने की कोशिश करते हैं, एक को इस पर टॉर्क लगाते हैं, ठीक है। रोटेशन पढ़ेंगे हम लोग, टॉर्क लगाते हैं इस पर, ठीक है। अगर हम बात करें सर ये जो वैल्यू कम हो गई और ये वैल्यू ज्यादा हो गई, देखो ये θ1 और ये θ2, ठीक है। m1 m2, ये टॉर्क लगाएगा बेटा m2g, इस साइड लाएगा, और ये भी वापस इसको इस साइड लाएगा। बट ये ज्यादा है तो ज्यादा इस तरफ ले आएगा, θ2 कम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बेटा यहां पर m1 ज्यादा है तो θ1 कम होगा। यहां पर बच्चों m2 ज्यादा है m1 से तो θ2 कम होगा θ1 से, ठीक है। तो ये बेटा हमारा कुछ कंक्लूजन है। एक बार वापस देख लेते हैं बच्चों इसको, ठीक है। अभी टॉपिक क्वेश्चन समझाऊंगा बेटा, क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, स्पेशल केसेस पे आएंगे अभी हम लोग। इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इस पे 3 फोर्स लग रहे, तीनों का सम 0 कर दिया, 0 होना चाहिए भाई। सर एंगल थीटा पे कमेंट करने के लिए हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, जनरल बॉडी का रिलेशन निकाला बेटा, tan थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg।
मास बढ़ाओगे थीटा डिक्रीज कर जाएगा, मास बढ़ेगा थीटा डिक्रीज कर जाएगा, लिखा हुआ है। यानी आप अब दिमाग में ये बिठा लोगे, मास इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ एंगल थीटा। जो मास है वो एंगल थीटा को डिसाइड कर रहा है, समझ रहे हो। ज्यादा है मास तो एंगल कम हो जाएगा, मास कम है तो एंगल ज्यादा हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं बेटा कुछ स्पेशल केसेस की, ठीक है। इसके स्पेशल केस लेते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले इसको नोट कर लेते हैं यार। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अब बच्चों स्पेशल केसेस की बात करते हैं हम लोग, स्पेशल केस देख। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो बच्चों अब इसमें स्पेशल केस देखते हैं हम लोग। तो बेटा ये स्पेशल केस ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है यार। स्पेशल केस फर्स्ट। बेटा अभी ये जो हमने जो पॉइंट चार्ज सिस्टम देखा एयर में, अर्थ पर, ठीक है, इसी पॉइंट चार्ज सिस्टम को मून पे ले जाएं सर तो क्या होगा, ठीक है। इफ एक्सपेरिमेंट इज डन ऑन मून, तो बच्चों समझ गए हो मून पे क्या फर्क पड़ने वाला भाई। सर मून पे फर्क मतलब अर्थ पे याद है, अर्थ पर G, मून पर क्या आएगा G/6। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है यार। तो अभी जो एंगल आ रहा था बेटा एयर में, जब हम लोग अर्थ पर थे तो कितना एंगल आ रहा था बाय द वे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय mg। मून पे ले जाएंगे तो बेटा एंगल अज्यूम कर लिया tan थीटा डैश। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कोई बदलाव नहीं, मास में कोई बदलाव नहीं, लेकिन G बदल गया, G/6 डिक्रीज हो गया, एंगल बढ़ गया, समझ रहे हो। तो ये वैल्यू बेटा ये फैक्टर डिक्रीज कर रहा है तो ये फैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज। यानी कि tan थीटा डैश इंक्रीज, इसका मतलब थीटा डैश इंक्रीज, इसका मतलब बच्चों क्या आ जाएगा, थीटा डैश ग्रेटर देन थीटा। यानी कि इस पूरे चार्ज सिस्टम को बेटा हम लोग कहां ले जाएंगे, मून पर, तो क्या होगा, एंगल बढ़ जाएगा उनके बीच में, बिकॉज ग्रेविटी कम हो गया। अरे ग्रेविटी तो इनको वापस ला रहा था, अब ग्रेविटी को कम कर दिया, ओहो दूर चले गए, समझ रहे हो। अब एक ऐसी जगह ले लेते हैं बेटा ग्रेविटी फ्री स्पेस। नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट बेटा सेकेंड, इफ जो सेकंड पॉइंट की बात करूं कि सर हम लोग ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले जाते हैं इसको, ग्रेविटी फ्री स्पेस में क्या हो जाएगा भाई, सर ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले जाएं, समझ रहे हो। चलिए इफ एक्सपेरिमेंट is done in gravity free मतलब बेटा G0 weightless condition, क्लियर। ऐसी जगह सेट बेटा एक्सपेरिमेंट किया जाए जहां ग्रेविटी है ही नहीं, उस केस में बताना क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय mg, G0। तो सर ये टर्म कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब याद है tan में इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती थी, 90 की, तो इस केस में थीटा कितना 90 डिग्री। यानी बच्चों इस केस में चार्ज सेटअप ऐसे हो जाएगा, ये कॉमन सस्पेंड पॉइंट, यहां पर एक बॉडी और एक बॉडी यहां पर, ये m1 और ये m2, समझ रहे हो, चार्ज q1 चार्ज q2, इनके बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये,
टेंशन की बात करें स्ट्रिंग के अंदर तो बेटा टेंशन कैसा आ जाएगा, कट कर दूं तो टी की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्वल आ जाएगी। कितना आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये टेंशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ ई। एफ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, सर इनके जो साइड लेंथ थी लेंथ इसके बीच में हम लोग क्या बोलते हैं एल, एल ये डिस्टेंस स्ट्रिंग की लेंथ, तो कितनी हो जाएगी बच्चों ये 2L, तो K Q1 Q2 अपॉन 2L का होल स्क्वायर, दिस इज अ टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग। ये स्पेशल पॉइंट बहुत मजा आएगा बेटा, समझ लो। तो इसमें मैंने आपको क्या सिखाया है कि भैया फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले गए तो बेटा ये बॉल्स कंप्लीट ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे हो जाएंगे, मतलब ये एंगल जो है कितना बन जाएगा यहाँ वर्टिकल के साथ 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो इस केस में टेंशन फोर्स भी पूछा जा सकता है, तो हमने टेंशन फोर्स निकाल दिया। इस केस में कि स्ट्रिंग्स में टेंशन कितना डेवलप हो रहा है, कॉमन सस्पेंशन पॉइंट है ये। अब थर्ड केस, सही है सर, थर्ड केस क्या करें, अब इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को बेटा पानी में ले जाते हैं, लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड में ले जाए तो सर क्या आएगा, ठीक है भाई, इफ एक्सपेरिमेंट इज डन इन लिक्विड, इफ एक्सपेरिमेंट इज डन इन वाटर, वाटर में ले गए यार। सर अब वाटर में ले जाने से क्या फर्क पड़ता था, एक जनरल बॉडी की बात करें कि सर जनरल बॉडी की बात करें कि अगर ये कंटेनर है और इस तरीके से वाटर फिलअप है इसके अंदर और एक बॉडी हमने इसके अंदर रख दी तो ये आता था mg और उस पर एक फोर्स ऑफ वायलेंसी लग जाता था, फोर्स ऑफ वायलेंसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है यहां पे, ठीक है। इसका अपेरेंट वेट कितना आता था, अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट कितना आता है इस बॉडी का, अपेरेंट वेट मतलब सर अरे अब फिलहाल कितना वेट है इसका यहाँ पे, सही है। तो कैसे निकालो बच्चा, अपेरेंट वेट यहां से W अपेरेंट कितना आ जाएगा, mg में से फोर्स ऑफ वायलेंसी सब्ट्रैक्ट कर दें। अरे बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स में अपेरेंट वेट निकालना सिखाया, mg में से फोर्स ऑफ वायलेंसी सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा अब mg की बात करें, सर mg क्या होता है, मास, सॉरी मास को भी मैं कैसे लिख दूं बच्चा, मास को वॉल्यूम के टर्म में लिख दो, वॉल्यूम टू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बॉडी का डेंसिटी सिग्मा इनटू जी मान लें, माइनस वी रो इनटू जी, ठीक है। अब हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ा यहां पे देखना पड़ेगा हमें, तो यहां से आप क्या करो बच्चा, यहां से आप क्या करो, mg को बदलो मत, फिलहाल अभी बदलो मत, अभी इस स्टेप पे मत बदलो, ये इस स्टेप पर मत बदलो, mg को mg ही रहने दो। mg ले लिया कॉमन, अपेरेंट mg कॉमन, 1 माइनस v रो g अपॉन m इंटू जी, जी ने जी कैंसिल कर दिया। अब बदल दो मास को, क्या आ गया बेटा 1 माइनस वी रो, v इंटू सिग्मा, हटा दें इसको, ये आ गया बेटा mg 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, दिस इज अपेरेंट वेट। अभी रुकना, अभी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे बेटा। ये रो क्या है, रो क्या है, रो इज अ डेंसिटी ऑफ वाटर, समझ लो, या ऐसा बोल सकते हैं जिसमें डुबाया, जिसमें डुबाया, सिग्मा क्या है बेटा, जिसको डुबाया, जिसको डुबाया, सही है। सिग्मा जिसको डुबाया, रो जिसमें डुबाया, ठीक है, याद रख सकते हैं, ठीक है भाई, ध्यान समझना आप। अब हम बात करते हैं सर इस कंसेप्ट की, लास्ट वाले जो कंसेप्ट को देख रहे हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटल वाला कंसेप्ट तो यहां तक था, अब हम लास्ट वाले कंसेप्ट को देख रहे हैं, ठीक। चलिए, तो अब हम बात करें सर टेन थीटा की। अब टेन थीटा कितना आएगा बच्चा, टेन थीटा यहां लिख दे रहा हूं मैं लास्ट वाला सेक्शन, टेन थीटा डैश इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय जो है अपेरेंट वेट W डैश, सही है। क्या आ जाएगा बच्चों यहां से,
यहां से हो जाएगा अपेरेंट ये फोर्स डिवाइडेड बाय mg1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, रो अपॉन सिग्मा। अब एक चीज सोचो बच्चा, मीडियम के अंदर जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो बदलेगा। कितना हो जाएगा एफ ई, जो भी लग रहा था एयर में सपोज एफ ई है भाई, एयर में हम कितना आजूम करके चले एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां पर कितना आ जाएगा बेटा ई आर से डिवाइड हो जाएगा, ई आर से डिवाइड हो जाएगा सर। मीडियम के अंदर फोर्स चेंज हो जाता है भाई। अब ये चीज क्या लिखी है, दिस इज अ, बोलो क्या लिखा है, tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय ई आर टाइम्स 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। रिलेशन 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 डायरेक्ट पूछा जाता है। अरे वहां कैलकुलेशन थोड़ा ना करोगे कि वाटर में ले जाएंगे तो सर ये एफबीडी बना रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, समथिंग समथिंग। शॉर्ट पुटअप करोगे, आंसर निकालोगे, एंगल कितना चेंज हो जाएगा यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बेटा। लेकिन सर अगर बाय द वे ऐसा हो गया, इफ ऐसा बोल दिया जाए थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा, देन क्या हो जाए बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा डैश, मतलब ये दोनों 1 हो गए तो बेटा कितना आ गया ई आर टाइम्स 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 1। ये कौन सी कंडीशन है, जब थीटा चेंज ही नहीं हो रहा है, जब थीटा चेंज नहीं हो रहा है। बच्चों अब नोट करने का थोड़ा विशेष ध्यान रखना, कैसे किया हमने, पहला स्पेशल केस कंप्लीट, सेकंड स्पेशल केस कंप्लीट, समझ रहे हो, थर्ड यहां से शुरू हुआ, थर्ड स्पेशल केस, फिर यहां आ गए ये थर्ड स्पेशल केस। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नोट करना बेटा। अब बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट, सही है, सिंपल बातें करते हैं, दो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे बच्चों और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। नोट कर लो जब तक आप इसको। चलिए बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। ठीक है, इसको हटा देते हैं यार हम यहां से, स्टार्ट करते हैं अब एक दो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं यार। छोटे छोटे दो एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। चलिए अब छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं यार। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं ऐसे नॉर्मल, इस सस्पेंशन पॉइंट पर ही बेस्ड। ठीक है, चलिए बात करते हैं यार छोटे क्वेश्चन की, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। बेटा ये पूछा है आपसे, पहला क्वेश्चन सिंपल, ऐसे अटैच कर दो, एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां। ठीक है, चार्ज क्यू, लेंथ एल, एंगल 37 बोथ। ठीक है, आपसे पूछा गया बेटा फाइंड
टेंशन एंड masses of bodies। और आपको एंगल सेम दिख रहा है तो ये भी पता चल गया होगा मास सेम होने वाले हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं यार। तो बच्चों सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, किसी एक पर इक्विलिब्रियम देख लें यार। इस पूरे चार्ज सिस्टम को कैसे देख सकते हैं बेटा, ये इस तरफ, यहां ऐसे, इधर फोर्स लग जाए बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस तरीके से एंगल थीटा है, यहां पर इनको कॉमन पॉइंट अटैच कर दिया। बच्चों ये साइड L थी, एंगल 37, तो सामने वाली साइड क्या आएगी बच्चा, L sin 37, और sin 37 की वैल्यू 3/5। थोड़ा जल्दी कर दें यार बेटा, ये एंगल 37, ये L, तो सामने वाली साइड क्या हो जाती है, फास्ट कैलकुलेशन के लिए बेटा क्या बताया था मैंने, ये साइड जितनी है उसके सामने L sin 37, और sin 37 कितना आ गया 3/5। तो बच्चों इक्विलिब्रियम में सर इसका IBD बनाए तो क्या आएगा, यहां पर इधर इस तरफ क्या आएगा, टेंशन फोर्स, mg कहां पर आ जाएगा, डाउनवर्ड। अब बेटा हम क्या करें, टेंशन को रिजॉल्व कर देते हैं, एंगल थीटा तो 37 ही आ जाएगा, तो t cos 37, और ये कितना आएगा बेटा, t sin 37। बोलो क्लियर है यार, समझ रहे हो। क्या करेंगे बच्चों, अब देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल कर दोगे सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो T sin 37, सही है, और बच्चा mg किसके इक्वल कर दोगे, T cos 37, ये हो गया। ठीक है, अगर हम लोग डिवाइड करते दोनों को तो m की वैल्यू निकल आएगी, स्क्वायर करके ऐड कर दें तो टेंशन की वैल्यू निकल आएगी। बोलो क्लियर है, यहां तक कर लोगे क्या बच्चा, डिवाइड कर दो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाई mg इज इक्वल टू sin 37 cos 37, क्या बन जाएगा बेटा, ये tan 37। अब मैं आगे सॉल्व नहीं करा रहा हूं बेटा, tan 37 की वैल्यू 3/4 पुटअप कर दोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है कितना, चार्ज q, साइड लेंथ मैंने आपको बता दी, ये भी कितनी हो जाएगी, साइड उतनी हो जाएगी L इंटू 3/5। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या लिखो बेटा, दोनों चार्ज के बीच में गैप आ जाएगा इतना। ठीक है, तो क्या लिख देंगे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया 3L/5, 6L/5 का होल स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg, और ये 3/4। अरे कर दोगे सॉल्व यहां से। ठीक है, और दोनों को डिवाइड कर दें बेटा, क्या निकल के आ जाएगा, टेंशन फोर्स। क्लियर है, अरे समझ रहे हो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, सॉरी स्क्वायर करके ऐड कर दो बेटा, टेंशन निकल के आ जाएगा। तो टेंशन कितना आ जाएगा बच्चा, टेंशन सॉल्व करोगे तो mg प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आ जाएगा टेंशन। बोलो क्लियर है, इस तरीके से। अब बेटा मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अब इसी टाइप से हम क्वेश्चंस निकालते रहेंगे। अब कभी कभार हमें क्या दे देगा बेटा, अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और आंसर इस तरीके से फोर्सेस बैलेंस करके जो भी चीज पूछी जाए वहां पे हम लोग निकाल सकते हैं। अब कई बार क्या करेगा, इनकी वैल्यूज मतलब मान लो मासेस बदल दिए, अलग अलग कर दिए, तो समझ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू डिस्टेंस चेंज हो जाएगी इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दोगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए अब बेटा मैं एक लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं आज के लिए। उस लास्ट क्वेश्चन के 2 सेक्शन में वो क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं 2 सेक्शन के अंदर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। ठीक, कर लोगे ना यार इसको तो तुम लोग। अब क्या क्वेश्चन दे सकता हूं इसमें, तुम कर लोगे सारे क्वेश्चंस को, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को कर लोगे यार। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छाप दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, ट्राई कर लेना घर पे आराम से। क्या बच्चों, एक इस तरीके का डायग्राम है, ठीक है, दोनों के मास आइडेंटिकल हैं, ये वैल्यू दे रखी है हमें 30 डिग्री, 1 मीटर, एंगल तो सेम ही होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा। आपको बताना बेटा यहां पर चार्ज है 10 कूलाम, 10 माइक्रो कूलाम लिख दो, और ये 10 माइक्रो कूलाम ऑल्सो वैल्यू ऑफ एम एंड टेंशन।
ठीक है, और भी क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। एक ये सिस्टम है, एक इस सिस्टम ये है, समझ आ गया? ये इधर आ रहे एक दूसरे की तरफ, तो क्या होने वाला है? एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री -10 माइक्रोकूलाम 20 माइक्रोकूलाम प्लस का मास दोनों के सेम है, एंगल सेम है तो मास सेम है भैया, और ये 1 मीटर। ठीक है, कर लोगे भाई? ये गैप दिया बेटा आपको 4 मीटर। वही बताना आपको, मास एंड टेंशन फोर्स दोनों स्ट्रिंग के अंदर। कर लोगे बेटा? इजी है भाई, गैप पता चल गया इनके बीच में, चार्जेस पता है। अब एक का किसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो बेटा, mg इधर लग जाए, टेंशन इधर, और t को डिवाइड करके। अरे कर पाओगे इतना? ठीक है, चलिए बेटा, इसके बाद एक लास्ट सेक्शन है, ठीक है, मैं इसको बता रहा हूं। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप सबके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखेंगे ध्यान से। चलिए इसको हटा देता हूं भाई यहां से मैं, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं यार यहां से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस बेटा आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 2 सेगमेंट में इसको स्टडी करेंगे, देखिएगा ध्यान से बेटा। ये जो लास्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से बेटा। एक यहां पर ये यहां से एक बॉडी अटैच कर दी हम लोगों ने, एक इधर, ठीक है बच्चों। ये एंगल जो है इनके बीच में क्या है? थीटा, एंगल थीटा, मास क्यू, मास और क्यू। ठीक, हमें यह बोला जा रहा है कि सर इफ फर्स्ट पार्ट थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन डिपेंडेंसी ऑफ चार्ज Q, dependency of charge Q on separation between charged bodies, सेपरेशन मान लेते हैं x। ठीक है, इनके बीच का जो सेपरेशन वो कितना बेटा? x है। इस पर डिपेंडेंसी बतानी है, चार्ज Q की क्या डिपेंडेंसी है। सेकंड पार्ट है बेटा इसका, इफ चार्ज Q स्टार्ट्स लीकिंग विद कांस्टेंट रेट dq by dt कांस्टेंट, then relative speed of bodies depends on x। कैसे डिपेंड करते हैं स्पीड x पर? ठीक है, चलिए यार सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में क्या पूछा बच्चों कि अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो इस केस में Q की डिपेंडेंसी बताओ x पर क्या होगी? सर इक्विलिब्रियम में सिस्टम, यस इक्विलिब्रियम में ये सिस्टम। ओके, इक्विलिब्रियम में सिस्टम। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते भाई, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते भाई इसका इस तरीके से, एंगल थीटा क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले mg डाउनवर्ड, टेंशन इस तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ,
सर दूसरे वाले बॉडी क्यों नहीं बनाया? अरे कहाँ जरूरत है उसकी, समझ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दिया। अरे फोर्स उसकी वैसे ही लग रहा है, वो बॉडी यहाँ पे है, बस मेरे लो खून मत पियो, शांति से दे, समझ लो, ठीक है, बना दिया। अब बच्चों हम क्या करें सर, इक्विलिब्रियम पे तो नेट फोर्स 0, तो क्या आएगा, टी कोस थीटा और टी साइन थीटा। बच्चों टी साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना आएगा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चों टी कोस थीटा इज इक्वल टू सर एम जी, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है डायग्राम से, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। ठीक है, अब इसमें एंगल दिया गया बेटा बहुत स्मॉल, तो टेन थीटा को साइन थीटा भी मान सकते हैं। एंगल स्मॉल के केस में साइन थीटा, अजम्पशन काम आएंगे, अब साइन थीटा मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा को। और साइन थीटा की वैल्यू बताऊं तो यहां से कितनी आएगी बेटा, ये कंप्लीट एक्स है तो हाफ कितना आ जाएगा एक्स बाई टू, और ये साइड लेंथ कितना आ गया, कितना हो जाएगा ये एक्स अपॉन टू एल। एक्स अपॉन टू एल कैसे बेटा, एक्स बाई टू डिवाइड बाई एल, और सामने के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी। ठीक है बेटा, सब कुछ कांस्टेंट है, क्यू की डिपेंडेंसी पूछ रहा था, तो क्यू कैसे आगे बताओ, क्यू कितना आगे बेटा, यहां से एक्स स्क्वायर क्यूब हो जाए तो क्यू स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। समझ लो, डिपेंडेंसी आ गई, यहां से क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी आ चुकी है बेटा क्यू की एक्स पर। अब बोल रहा है कि सर जो क्यू है ना वो कांस्टेंट रेट से लीकेज कर रहा है, तो डिफरेंशिएट करते हैं यार, क्या आएगा बताओ। तो बच्चों यहां से डिफरेंशिएट करें इस रिलेशन का, तो क्या आएगा भाई सामने, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ क्यू डी क्यू बाई डी टी को भी कांस्टेंट सी अज्यूम कर लिया, 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। समझ रहे हो बेटा, ये डी क्यू बाई डी टी क्या है यहां पर, डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट, सॉरी जीरो नहीं है, कांस्टेंट रेट से, तो ये कोई कांस्टेंट है, क्या बेटा ये कोई कांस्टेंट, तो ये 2 टाइम्स ऑफ क्यू और ये कोई कांस्टेंट मान लिया k, इसको हम मान ले रहे हैं कांस्टेंट k। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नहीं है ये, कांस्टेंट k कोई भी, ये भी सर कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर, और ये इनके बीच में रिलेटिव स्पीड v डी एक्स बाई डी टी, स्पीड मतलब x के चेंज होने का रेट, स्पीड v। अब बच्चों q जो था, q किसके प्रोपोर्शनल था देखना, q ये रहा, समझ रहे हो, x की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट को साइड करो पहले तो यार, q को लिख सकते हो आप लोग x की पावर 3/2, और ये सब 3c अपॉन 2 और k, ये सब कांस्टेंट है, इनको मैंने मिला दिया, एक्स स्क्वायर और v। बेटा एक्स स्क्वायर को डाउन ले जाएं, समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर को डाउन ले जाएंगे यहां पर, तो क्या बन जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर को डाउन ले गए तो ऊपर ले जाए तो एक्स की पावर -1/2, तो किसके प्रोपोर्शनल आ जाए बेटा, स्पीड, जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है बेटा, सामने दिख रहा है एक्स की पावर -1/2 पर। ठीक है, तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूं बेटा, इक्विलिब्रियम में सिस्टम था, तो इक्विलिब्रियम पे बात आ जाती तो नेट फोर्स 0 दिखा देते हैं, बट यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट ले लिया क्वेश्चन ने कि भाई टेन थीटा को हम क्या मान सकते हैं, साइन थीटा। बच्चे बोलते हैं सर टेन थीटा को टेन थीटा क्यों नहीं माना, इसलिए नहीं माना बेटा, टेन थीटा के इसमें फिर क्या हो जाता है, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, जो कि अननोन साइड है, तो हम लोग अननोन को क्यों इन्वॉल्व करें यहाँ पर, तो जो नोन वैल्यूज थी उनके टर्म में ही लिख दिया, तो टेन थीटा को हमने क्या मान लिया, अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा, और साइन थीटा वैल्यू x/2 डिवाइडेड बाई l। तो यहां से हमें q की डिपेंडेंसी मिल चुकी है, और इसके बाद हमें v की डिपेंडेंसी मिल चुकी है x पर। ठीक है,
ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए एंजॉय किया आपने काफी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।